हेलो स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट सीरीज जो अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं उनमें आज अपना पेपर नंबर कौन सा रहेगा? 804 है ना। तो इंग्लिश वाले 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं बिना कोई देरी करे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई। फर्स्ट 76 नंबर जो अपना क्वेश्चन है उसी को देखते हैं। क्या लिखा है? फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए ग्रामेटिकल एरर। तो बच्चा इसमें अपने को ग्रामेटिकल एरर बताना है। तो देयर इज ओनली वन क्योर टू द इविल्स व्हिच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस एंड दैट क्योर इज फ्रीडम। तो बच्चा क्योर फॉर होता है, क्योर टू नहीं होता। किसी चीज कोई बीमारी या समस्या है उसका इलाज है तो क्या बोलेंगे? क्योर फॉर, क्योर फॉर सम प्रॉब्लम, क्योर फॉर सम प्रॉब्लम और डिजीज। ओके, तो बच्चा यहाँ पर हमें टू की जगह क्या लगाना पड़ेगा? क्योर फोर लगाना पड़ेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्या देखता है भाई। क्वेश्चन नंबर 77, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए ग्रामेटिकल। बेटा ये भी ग्रामेटिकल एरर का ही सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? साइंस एंड रिलीजन आर बोथ नेसेसरी फॉर मेन एज दे हेल्प देम डेवलप देयर इनर एंड आउटर सेल्व्स। तो बच्चा सबसे पहले तो इसमें आप देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब क्या दे रखी है? आर। इस आर का सब्जेक्ट कौन है? साइंस एंड रिलीजन। बच्चा एक चीज है, दो हो गए, प्लूरल हो गए। तो प्लूरल है तो इसलिए इसने वर्ब कौन सी लगा रखी है? आर। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान दीजिए। अपन अभी 2 या 3 दिन पहले क्लास में कंजंक्शन पढ़ रहे थे, उसमें एंड के साथ पेयर किसका बना रखा है इसने? बोथ का। तो बेटा बोथ को कहां होना चाहिए? बोथ को यहां पर होना चाहिए। बोथ साइंस एंड रिलीजन होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे एरर हो जाएगी। अच्छा, यहां पर मैं आगे एक चीज बताना चाहूंगा आपको। यहां पर इस दे और देम का यूज किसके लिए हो रहा है भाई? नेसेसरी फॉर मेन एज दे। अब दे का यूज यहां पर किसके लिए हो रहा है? साइंस एंड रिलीजन। एक से ज्यादा है तो ज्यादा के लिए किसका यूज हो रहा है? दे का। अब साइंस और रिलीजन है वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। देम उनकी। अब इस देम का यूज किसके लिए हो रहा है बेटा? इस देम का यूज हो रहा है मेन के लिए। तो इसका मतलब साइंस एंड रिलीजन हेल्प करती है किसकी? मेन की। किस काम में? डेवलप करने में। दियर इनर एंड आउटर सेल्स। अब दियर, दियर किन का है? ये भी मेन के लिए यूज हो रहा है। मेन का इनर एंड आउटर सेल्स को डेवलप करने में साइंस और रिलीजन दोनों हेल्प करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में बच्चा क्या दे रखा है। 78 में दे रखा है भाई, फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑल ऑफ अस वर डिवोटेड वन अनदर। बेटा डिवोट के साथ टू का यूज होता है। डिवोट के साथ किसका यूज होता है? टू का। ठीक है ना। इसका मतलब होता है टू गिव समबडी टाइम एंड एनर्जी। ठीक है ना। डिवोट का मतलब क्या होता है? समर्पित होना। समर्पित होने का मतलब तो क्या होता है? किसी को अपना टाइम और एनर्जी देना किसी काम में, उसको बोलते हैं डिवोट करना। ठीक है ना। अच्छा, और इसका मतलब बेटा डिवोशन का मतलब एक और भी हो सकता है, रिजाइन कर देना, समर्पित कर देना, रिजाइन कर देना। जैसे आई रिजाइंड माई सेल्फ टू द विल ऑफ गॉड, मैंने अपने आप को ईश्वर की मर्जी के आगे समर्पित कर दिया। तो रिजाइन का मतलब समर्पण करना भी हो सकता है। इसका मतलब डिवोशन का मतलब समर्पण करना भी हो सकता है। एक चीज बताऊंगा आपको, अगर डिवोट की जगह डिवोशन लिखा हो ना, डिवोशन, तो बेटा इसके आगे फोर भी आ सकता है। डिवोशन के आगे क्या लगा सकते हो? लेकिन बेटा अगर ऑप्शन में टू और फोर दोनों दे रखे हो तो टू को ही सही मानना है, और अगर तो ऑप्शन में टू हो ही ना तो फिर अपने फोर को भी सही मान सकते हैं। लेकिन डिवोट के साथ, डिवोट के साथ तो क्या लगाना है? टू ही लगाना है। और डिवोशन हो तो टू भी लगा सकते हो और फोर भी, लेकिन टू और फोर दोनों दे रखे हो तो फिर टू को सही मानना है। ठीक है ना। तो ये अपना आंसर हो जाएगा भाई इसमें। 78 देखते हैं, 79 में क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में है, फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। बेटा देखो बात किसके बारे में हो रही है? यूके के बारे में। ठीक है ना। अब यूके किस किस से मिलकर बना है? इंग्लैंड से, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड से। तो जब कोई चीज किसी चीज से बनी होती है तो उसके लिए किसका यूज होता है? कंप्राइज का। कंप्राइज का। और कंप्राइज के साथ कभी भी ओब का यूज नहीं होता है। कंप्राइज के साथ कभी भी ओब का यूज नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, गौर करनी है इस चीज पे। इसी कंप्राइज की जगह, इसका मतलब है से बना हुआ। कंप्राइज का मतलब क्या होता है बेटा? से बना हुआ। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, गौर करिएगा। इसी कंप्राइज की जगह आप चाहो तो क्या लगा सकते हो?
कंसिस्टस, लेकिन कंसिस्ट लिखोगे तो साथ में क्या लगाना पड़ेगा? ओव। बेटा इसका उत्तर ये भी हो सकता था अगर इसके साथ क्या लगाया होता? ओव लगाया होता। ठीक है ना? से बना हुआ है, इसके लिए आप क्या लगा सकते हो? इसी वर्ब को अगर आप पेसिव वॉइस में लिख दो, किसको? कंप्राइज को अगर पेसिव वॉइस में लिख दो तो भी इसका उत्तर, बेटा एक बार पेन छोड़ो, अगर इसको अगर आप पेसिव वॉइस में लिखोगे तो भी इसका उत्तर चेंज नहीं होने वाला। कंप्राइज में आपने क्या जोड़ रखा है? SEIS, तो इसका पेसिव बनाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? इज RM प्लस वी थर्ड, तो इज कंपोज, इज कंप्राइज्ड ऑफ, इज कंप्राइज्ड ऑफ। अगर बेटा ये लिख दोगे इसका उत्तर तो भी इसी वाक्य में आप चाहो तो ये लिख सकते हो और चाहो तो क्या लिख सकते हो? इज कंप्राइज्ड ऑफ। एक चीज और बता देता हूं, से बना हुआ है, इसी के लिए अगर इसी वाक्य में आप क्या लिख देते? इज मेड अप ऑफ, तो भी बेटा यही मतलब बनता। अगर इसकी जगह लिखा होता इज कंपोज्ड ऑफ तो भी वही मतलब होता, इज कंपोज्ड ऑफ, से बना हुआ, इज कंपोज्ड ऑफ। बेटा इन सभी का एक ही मतलब है। अगर यहां पर कंप्राइज की जगह बेटा कंप्राइज्ड होता तो क्या कर देते? यहां पर इज की जगह क्या लगा देते? वोज लगा देते। यहां पर भी इज की जगह क्या लगा देते? वोज लगा देते। यहां पर भी इज की जगह क्या लगा देते? वोज लगा देते। अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने खुद ने घर पे देखना है, जाके बनाना है उस सेंटेंस को। क्या हो जाएगा? वो सेंटेंस है जैसे द गैलेक्सी, हमारी आकाश गंगा, बिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स। बेटा हमारी जो आकाश गंगा है, गैलेक्सी, वो किससे मिलकर बनी हुई है? अरबों खरबों तारों से। तो बेटा आपको ये सेंटेंस, इसके बीच में क्या क्या आएगा वो आज घर पे जाके देखना। इसमें पता है क्या क्या आ सकता है? कंप्राइजेज, इज कंप्राइज्ड ऑफ, इज मेड ऑफ, कंसिस्ट्स ऑफ और इज कंपोज्ड ऑफ। इन पांचों में से कोई भी लिखोगे तो आंसर सही हो जाएगा। कंबाइन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। कंबाइन का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना, कंबाइन जोड़ना, इसका कोई मतलब नहीं है। कंसिस्ट में बता चुका हूं आपको, आ सकता था अगर इसके साथ में क्या लगा रखा होता? ओव लगा रखा होता। तो बेहतरीन सवाल है, इस पे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 80, सिलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कल्मिनेशन। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन होता है बेटा किसी, हमने 5 साल 2 साल 6 साल मेहनत करी और अंतिम जो हमारा रिजल्ट आया, सफलता मिली, उसको बोलते हैं कल्मिनेशन। किसी चीज का हाईएस्ट और क्लाइमैक्टिक पॉइंट, द हाईएस्ट एंड क्लाइमैक्टिक पॉइंट। क्लाइमैक्टिक पॉइंट किसी चीज का एकदम चरम बिंदु, चरम, जिसको क्या बोल सकते हैं अपने? किसी चीज का चरम या परिणति, या जिसको बोल सकते हैं अपने परिणति। ठीक है ना? सक्सेस ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं एग्जांपल, सक्सेस इज द कल्मिनेशन, सक्सेस इज द कल्मिनेशन ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ लॉन्ग ईयर्स। लॉन्ग ईयर्स मतलब कई लंबे साल, कई सारे साल, है ना? तो बच्चा इस सेंटेंस का मतलब देखो, सक्सेस क्या चीज है? परिणाम है किस चीज का? हार्डवर्क का। कितने सालों का? लंबे सालों का, कई सालों का। तो इसका मतलब होता है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन के लिए सिनोनिम बताने हो तो पिनेकल, पिनेकल किसी चीज का शीर्ष। ठीक है ना? कॉन्सुमेशन, कॉन्सुमेशन। ठीक है? एपेक्स, किसी चीज का टॉप, एपेक्स हो गया। इसके अलावा इसको बोल सकते हैं अपने एक्मे। ठीक है ना? जिनिथ, जिनिथ का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज का शिखर, जिसको जैनिथ भी बोल सकते हैं और जिसको जिनिथ भी बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है किसी चीज का टॉप। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है बेटा? कोई चीज किसी चीज के विपरीत होना। ठीक है? डिफर करना, कोई चीज किसी चीज से डिफर करना, डिफर करना, डिफरेंट होना या डिस्टिंक्ट होना, कोई चीज का किसी दूसरी चीज से डिस्टिंक्ट होना, डिस्टिंक्ट होना, वो कॉन्ट्रास्ट में होता है। मैं कई बार बताता हूँ ना आपको, व्हाइट शर्ट पे ब्लैक पेंट है, वो क्या होगी? कॉन्ट्रास्ट में होगी एक दूसरे के, एक टोटली कंप्लीट होगी। ठीक है ना? कंप्लीटली एक दूसरे के विपरीत होगा, उसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। अच्छा, क्लाइमेक्स है तो क्या चीज है? किसी चीज का क्लाइमेक्स बेटा यही होता है। कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है? क्लाइमेक्स होता है। ठीक है ना? और हमें इसका क्या बताना है? बेस्ट एक्सप्रेस, जो क्या करे? किसी चीज का बेस्ट एक्सप्रेस करे। ठीक है ना? उसको बोलते हैं बेस्ट एक्सप्रेस, सिनोनिम होता है। और कल्मिनेशन का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज का एकदम टॉप, एकदम चरम पे आ जाना किसी चीज का। कोई मूवी एकदम एंड पर आती है तो उस मूवी का क्या होता है? वो
क्लाइमेक्स, एकदम टॉप आ गया, एकदम क्लाइमेक्टिक पॉइंट आ गया उसका, तो इसका सिनोनिम है ये बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कल्टीवेशन का मतलब होता है उत्पादन करना किसी चीज का, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, प्रोडक्शन ऑफ फूड। इसके अलावा ज्ञान को भी कह सकते हैं, हमारे पास जो ज्ञान है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, उसको भी कल्टीवेशन बोल सकते हैं। तो कल्टीवेशन के सिनोनिम क्या हो सकते हैं? नॉलेज हो सकता है भाई, एजुकेशन हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारी सिविलाइजेशन है वो भी इसका सिनोनिम हो सकता है, सिविलाइजेशन, ठीक है ना, सिविलाइजेशन। ये सारे के सारे शब्द बेटा इसके सिनोनिम हो सकते हैं। एबिस, एबिस का मतलब होता है बहुत गहरी खाई, बहुत गहरा गड्ढा कोई, ठीक है ना। एबिस का मतलब होता है वेरी डीप होल, ए वेरी डीप होल। और बेटा गहरी निराशा को भी बोल सकते हो, जब कोई आदमी इतना निराश हो जाए कि यार अब तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? एबिस बोल सकते हैं। अच्छा, इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? कैज़म, कैज़म, ठीक है ना, फिशर, गल्फ, ओशियन, ठीक है ना, बॉटमलेस। बेटा ये इतनी गहरी चीज होती है कि मतलब उसका कोई पेंदा दिखाई नहीं देता, तल दिखाई नहीं देता। फैदम का मतलब होता है नापा जा सकता है, गहराई को नापा जा सकता है, लेकिन फैदमलेस जिसकी गहराई को नापा ही नहीं जा सकता। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका कल्मिनेशन का क्या बन जाएगा सिनोनिम? क्लाइमेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 81 में सिलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेटा जब बेस्ट एक्सप्रेसेस लिखा हुआ आ गया तो एक बार फिर से क्या पूछेगा? सिनोनिम पूछेगा। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, कोई चीज हमारे लिए नुकसानदायक है तो कैसी हो जाएगी? परनीशियस। परनीशियस का मतलब भी क्या होता है? नुकसानदायक। इसके लिए बेटा और क्या बोल सकते हैं? हैजर्ड्स, ठीक है ना। इंजूरियस, सिगरेट वगैरह के पैकेट पे लिखा होता है ना, वाइन वगैरह की बोतल पे इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, तो इंजूरियस, ठीक है ना। इसके अलावा डेट्रीमेंटल हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं अभी? इसके अलावा और क्या बोल सकते हो इसको? डेंजरस, हार्मफुल, इसको बोल सकते हो हार्मफुल, हार्मफुल इसको अपन बोल सकते हैं डेंजरस, ओके। ये हो जाएगा। बेटा डिप्लोरेबल चीजें कैसी होती है? बहुत खराब चीजें जिनकी पूरी तरह से निंदा की जानी चाहिए, ठीक है ना। डिजर्विंग, डिजर्विंग क्रिटिसिज्म या कंडेमनेशन, ऐसी चीजें बेटा एक्सेप्टेबल होती है कि टोटली अनएक्सेप्टेबल होती है? कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल चीजें, ओके। तो ऐसी चीजों को बेटा डिप्लोरेबल बोलते हैं, निंदनीय चीजें। फंडामेंटल चीजें कैसी होती है बेटा? गैर जरूरी या बहुत जरूरी? भाई ये तो चीजें फंडामेंटल है ना। शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, आदमी के जीवन में कैसी जरूरतें हैं? ये फंडामेंटल है, तो बेसिक एंड इंपॉर्टेंट, इसको बोल सकते हैं बेसिक एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा बेटा अगर इसके एग्जांपल बताने हैं तो क्या वो उदाहरण, वो अगर सिनोनिम चाहिए एक दो तो क्या लिख सकते हैं? रूडिमेंट्री, 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 ठीक है। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं एलिमेंट्री। एलिमेंट्री चीजें कैसी होती है? प्राथमिक, प्रारंभिक चीजें जिनके बिना अपन आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो इसको एलिमेंट्री भी कह सकते हैं, एलिमेंट्री भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बेनिफिशियल चीजें आपको पता ही है, एडवांटेजियस जो चीजें में नुकसान पहुंचाए या फायदा, तो बेटा बेनिफिशियल के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं? एडवांटेजियस, एडवांटेजियस चीजें जो चीजें हमें लाभ देती है ये बोल सकते हैं। तो इसका बेटा क्या हो जाएगा हमारा डेट्रीमेंटल का? परनीशियस, नुकसानदायक, ठीक है। और डेट्रीमेंटल का मतलब भी अच्छा, इसके साथ टू का यूज होता है। अगर कोई चीज नुकसानदायक है तो क्या बोलेंगे? डेट्रीमेंटल टू। इसके साथ प्रेपोजिशन यूज करना है तो कौन सा यूज करना है? टू का यूज करना है, ठीक है ना। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नेक्स्ट 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। बच्चा क्या पूछा है बेब की बार? अपोजिट इन मीनिंग जब दे रखा है तो क्या पूछा है? सीधा ही दे रखा है, विलोम शब्द बताना है, हमें इसका इंटोनिम बताना है ना। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, टू हेट करना किसी से, या डिसलाइक करना। डिसलाइक किसको? समबडी। बेटा डिसलाइक किसी बंदे को भी कर सकते हैं और समथिंग यानी किसी वस्तु को भी कर सकते हैं। तो बच्चा इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा? एडोर करना किसी को। एडोर को कैसे याद रख लो? आदर,
इसको कैसे, ए से आ बना लो, डी से द बना लो और आर का रे बना लो, आदर करना किसी का, अडोर करना, ठीक है ना। और इस अडोर के लिए और क्या क्या शब्द हो सकते हैं, एड्यूलेट करना किसी को, प्रेज करना किसी को, ठीक है ना, एडमायर करना किसी को, ठीक है ना। तो इन सभी का मतलब होता है किसी का आदर करना, किसी का बहुत ज्यादा एडमायर करना, किसी को बहुत ज्यादा, टू एडमायर समबडी, किसी की प्रशंसा करना। अच्छा, एसेंट का मतलब, अच्छा इसके और क्या क्या बोल सकते हैं अभी, इसको घृणा करने को और क्या बोल सकते हैं, एबोमिनेट, एक अच्छा सा शब्द बता रहा हूं आपको, एबोमिनेट, ठीक है। ये शब्द अपन कई बार पढ़ चुके हैं, लॉज, ठीक है, एबहोर, ठीक है ना। ये तो बेटा वो वाले शब्द जो रेगुलर हमारे आगे आती रहती है। डिटेस्ट, डिटेस्ट तो सच्ची दे ही रखा है। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब भी क्या होता है, घृणा, ठीक है ना। डिसगस्ट, ये तो वो शब्द है जो अपन रेगुलर जीवन में बेटा यूज करते ही करते हैं, अपन बोर्ड पे भी जब पढ़ते होते हैं तो बहुत बार इन शब्दों का यूज करते हैं। लेकिन ये वाला जो शब्द है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये नया शब्द है, एबोमिनेट, इसका मतलब भी होता है घृणा करना। लोथ का पता ही है, एबोर का मतलब पता ही है, कंटेम्प्ट और डिसगस्ट का आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है ना। एसेंट का मतलब क्या होता है भाई, जो कोई ऑफिशियल आदेश है वगैरह है, आदेश वगैरह है, उनके प्रति सहमत हो जाना कि ऑफिशियल ऑर्डर आया यार, हमने क्या बोला, हाँ ठीक है ये सही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है एग्रीमेंट विद द ऑफिशियल ओपिनियंस, ओपिनियंस और आइडियाज, ओके। तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, सहमति दे देना। इसके लिए अपन कौन से शब्दों का यूज कर सकते हैं, इसके सिनोनिम बताने हो, अगर इसके सिनोनिम बताने हो तो एक बढ़िया सा शब्द बता रहा हूं, एक्विस, ACQUIESCE, एक्विस, ठीक है। इसके अलावा एक्सीड, बढ़िया शब्द है, ये भी अच्छे वाला शब्द है। एप्रोबेशन, ये भी अच्छा शब्द है, आपको याद रखना, एप्रोबेशन, APPRO, एप्रोबेशन, ठीक है, एप्रोबेशन। इसके अलावा एक शब्द और होता है इसके लिए, कंसेंट, सहमति देना, सहमति देना, ठीक है ना। तो अच्छे शब्द बेटा, एक्विस हो गया, एक्सीड हो गया, एप्रोबेशन हो गया, कंसेंट हो गया, इन सभी का मतलब होता है सहमति देना। इसका जस्ट उल्टा, कोई ऑफिशियल ऑर्डर वगैरह है उनको ना माने तो डिसेंट हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सहमत नहीं होना, असहमत होना है तो क्या हो जाएगा, डिसेंट होना, ठीक है ना। असिस्ट का मतलब क्या होता है, सहायता करना, जो बंदा आपकी हेल्प करने वाला होता है वो आपका कौन होता है, असिस्टेंट होता है कि नहीं होता है, तो वो असिस्ट से तो बना है। तो असिस्ट का मतलब होता है टू हेल्प, इसका मतलब होता है या तो टू हेल्प और या टू एड, ठीक है ना। इन दोनों का मतलब होता है मदद करना। तो बच्चा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी टेस्ट का, अडोर करना। डी टेस्ट घृणा करना, अडोर है तो किसी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना, बहुत ज्यादा इज्जत करना, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दे रखा है भाई, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। बेटा एक बार फिर से अपोजिट पूछ रखा है, एक बार फिर से क्या बता रखा है ना। तो अनकेम्प्ट का मतलब होता है किसी, और ये शब्द मोस्टली किसके लिए यूज होता है, या तो किसी के बालों के लिए और या किसी की शक्ल के लिए। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब शक्ल, कैसी, अनटाइडी, अनटाइडी मतलब बाल रुखे बिखरे हुए बाल है, मतलब नहाया हुआ नहीं आदमी, शक्ल, कपड़े अच्छे नहीं पहन रखे, उसके लिए बोलते हैं अनकेम्प्ट। तो इसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं भाई, इसके लिए अपन बोल सकते हैं शेगी, शेगी, अनटाइडी, ठीक है ना, फिल्दी, ठीक है ना। इन सभी का मतलब क्या, अनटाइडी आ गया, हाँ, इन सभी का मतलब भी क्या होता है बेटा, मेला कुचेला, मेला कुचेला, ठीक है ना। और इसको बोल सकते हैं क्या होना, मतलब अनटाइडी होना, अनटाइडी होना, जिसको अपन बोल सकते हैं अनटाइडी होना। नॉट केयर्ड फॉर, जिसको अपन बोल सकते हैं जिसकी केयर नहीं करी गई, नॉट केयर्ड फॉर। नॉट केयर्ड फॉर किनका, या तो बंदे के हेयर का और या बंदे की शक्ल का, जैसा है वैसा ही खड़ा होके आ जाए आदमी, ना बाल साफ कर सुथरे कर रखे, ना मतलब नहाया धोया, तो उसको बोलते हैं अनकेम्प्ट। अनकेम्प्ट के लिए कौन से शब्द है, शेगी हो गया, अनटाइडी हो गया, फिल्दी हो गया, ठीक है ना। इन सभी का मतलब यही होता है। टाइडी है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, टाइडी है तो इसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा, कंपोज्ड का मतलब होता है से बना हुआ, फॉर्म्ड फ्रॉम सेवरल पार्ट्स, कई सारी चीजें मिलकर बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, कंपोज्ड बोलते हैं। इज कंपोज्ड ऑफ, मैंने कंसिस्ट वाले में करवाया था कि नहीं करवाया था, से बना हुआ, इज कंपोज्ड ऑफ का मतलब से। अच्छा, इसी कंपोज्ड का मतलब होता है
कोई आदमी एकदम शांत है, धीर गंभीर है, तो काम को भी बोल सकते हैं, काम का मतलब शांत गंभीर, और कंपोज्ड का मतलब भी धीर गंभीर और शांत होता है। टाइड, अच्छा डिशेवल्ड, डिशेवल्ड है ना, इसका मतलब भी बेटा यही होता है। अनकेम्प्ड का मतलब भी क्या होता है, डिशेवल्ड। डिशेवल्ड का इसको याद कैसे रखना है, शेवल्ड से आप याद रख लो शेव, क्या याद रख लो, शेव, और डी लगा दिया तो हो जाएगा, इसका उल्टा लगाती है ना, जैसे मेरिट का उल्टा क्या होता है, डीमेरिट होता है, तो आप इससे उल्टा बना लो डी। शेव किया हुआ आदमी होता है तो कैसा लगता है, साफ सुथरा, और डी शेव है तो मेला कुचेला। तो डिशेवल्ड का मतलब भी क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, मेला कुचेला। इसने पूछा क्या है, इसका अपोजिट है। अगर इसका सेम पूछा होता तब तो इसका मीनिंग क्या होता, डिशेबल्ड, और उल्टा पूछा है तो क्या हो जाएगा, टाइडी हो जाएगा, एकदम व्यवस्थित, नीट एंड क्लीन। और सेम होता है इसका तो क्या हो जाता, अनटाइडी हो जाता। ठीक है। अच्छा, फिक्शन कैसी चीजें होती है बेटा, जो आप मूवी वगैरह देखते हो वो फिक्शन होता है कि या मतलब रियल घटनाओं पर आधारित है, फिक्शन मतलब काल्पनिक घटनाओं पर, तो क्या हो जाएगा, ए बुक और स्टोरी, ए बुक और स्टोरी, एक पुस्तक या कहानी, रिटन अबाउट, बेटा रियल या अनरियल, अनरियल, इन अनरियल, और अनरियल को मैं इमेजिनरी बोल सकता हूं, काल्पनिक, इमेजिनरी, इमेजिनरी। और वो इमेजिनरी कौन हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है, इमेजिनरी कैरेक्टर, या तो कोई पात्र हो सकता है वो, और या फिर वो कोई घटना भी हो सकती है, काल्पनिक घटना भी हो सकती है वो। समझ में आ गई बात, तो उसको बोलते हैं बेटा फिक्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर तो इसमें टाइडी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं अभी क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द वर्ड विच मींस द सेम इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। सेम, सेम मीनिंग वाला बताना है बेटा। वो देखो मींस द सेम मतलब सेम मीनिंग वाला। इन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, वर्शिप का मतलब क्या होता है भाई, पूजा करना। वर्शिप बोले तो पूजा करना, और वर्शिपर है तो पूजा करने वाले। पूजा करने वाले जो लोग इकट्ठे होते हैं बेटा, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ग्रीगेशन। और इकट्ठा होने को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रीगेट। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्ग्रीगेट। ये शब्द किससे बना है, ग्रेगिस। किससे बना हुआ शब्द है ये सारे के सारे, ग्रेगिस। और ग्रेगिस का मतलब होता है ग्रुप। अब बेटा इसी से मैं 3-4 शब्द और देता हूं, घर पे जाके देखने आज। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस, इग्रेजियस। ठीक है, सारे के सारे इसी ग्रेगिस से बने हुए शब्द। ग्रेगिस का मतलब होता है ग्रुप, ग्रेगिस का मतलब ग्रुप। और से का मतलब, इस अगर किसी शब्द में से या सेक्ट लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है टू कट। और जब काट रहे हो तो मिला रहे हो या बाहर लेके जा रहे हो, बाहर लेके जा रहे हो तो सेग्रीगेट करने का मतलब क्या होता है, काट के अलग कर देना किसी को। ठीक है ना, नाउन में चेंज किया तो क्या बन जाएगा, सेग्रीगेशन। ग्रीगेरियस है तो ग्रेग का मतलब ग्रुप, समूह में रहने वाले। आदमी कैसा प्राणी है, ग्रीगेरियस है, मिलन समूह में रहने वाला है। शेर कैसा जानवर है, ग्रीगेरियस है। गाय भैंसे कैसे जानवर है, ग्रीगेरियस। ई का मतलब होता है आउट, ग्रेग का मतलब ग्रुप, ग्रुप में से बाहर निकाल देना। हम ग्रुप में से बाहर किसी आदमी को कब निकालेंगे, जब वो अच्छा है कि बुरा है। तो इग्रेजियस का मतलब होता है बुरा आदमी, बहुत बुरा आदमी। ठीक है ना। अच्छा, तो कॉन्ग्रीगेशन हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है बहुत भयंकर आग लग जाना कहीं पे। अभी लॉस एंजल्स, हॉलीवुड वाले जहाँ स्टार्स रहते हैं, वहां एक आग लगी हुई, आपको पता है। बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज है उनके घर आग की लपेट में आ गई, है ना। तो कॉन्फ्लैग्रेशन का होता है लार्ज फायर, एक बहुत बड़ी आग, लार्ज फायर, जो क्या कर देती है, दैट बर्न्स, जो जला देती है, बिल्डिंग्स एंड फॉरेस्ट एक्सेट्रा। बर्न्स फॉरेस्ट्स, वनों को, बिल्डिंग्स, इमारतों को, एटसेट्रा। उसको बेटा क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लैग्रेशन। इसके लिए शब्द और यूज करने हैं तो आर्सन, क्या बोल सकते हैं, आर्सन। इन्फर्नो, इन्फर्नो, इसको बोल सकते हैं होलोकॉस्ट। और ये शब्द जरूर याद रखना है क्योंकि ये स्पेलिंग में भी आता है। होलोकॉस्ट वर्ड है ना, ये स्पेलिंग में भी कई बार मिस स्पेल्ट वाले में भी पूछा होता है, होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट। समझ में आ गई बात। अच्छा, कन्फ्रंटेशन, स्पेलिंग बेटा गलत हो गया इसका, कन्फ्रंटेशन में TATION होना चाहिए था, कन्फ्रंटेशन। जब आप कन्फ्रंट करते हो तो फ्रंट का मतलब सामना, या किसी चीज का फ्रंट साइड या बैक साइड। तो फ्रंट का मत कन्फ्रंट का मतलब होता है आमना सामना हो जाना किसी के साथ, या तो कोई फाइट हो जानी और या किसी के साथ कोई बहस हो जानी। तो इसका मतलब होता है ए फाइट
और एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट उसको बोलते हैं कन्फ्रंटेशन। मेरा उस आदमी के साथ क्या हो गया, कन्फ्रंटेशन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जैसे एक कंप्यूटर है उसमें 50 आगे इंस्ट्रूमेंट और जोड़ रखे हैं, 10-20 मॉनिटर जोड़ रखे आगे, तो वो उसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजों का नेटवर्क जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम है उसका पूरा का पूरा ढांचा, ठीक है ना। या क्या होता है, बहुत सारी जो ग्रुप ऑफ थिंग्स है या ग्रुप ऑफ थिंग्स है किसी चीज का, बहुत बड़ा ग्रुप है चीजों का, उनको आपस में जोड़ना, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, कौन से शब्द का, फ्रेमवर्क। इसको अपन बोल सकते हैं इसका फ्रेमवर्क, किसी चीज का फ्रेमवर्क, किसी चीज का स्ट्रक्चर, STRUCTUR स्ट्रक्चर। इसको बोल सकते हैं फैब्रिक, ताना बाना, किसी चीज का फैब्रिक। फैब्रिक किसको बोलते हैं बेटा, किसी चीज की संरचना या ताना बाना, उसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, उसी को फैब्रिक बोलते हैं, उसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं और उसी को फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो इसने पूछा क्या था, वर्शिपर वाला, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 85 में है सिलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। बेटा क्या पूछा है, सेम है ना, मींस द सेम, सेम है तो एंटोनिम या सिनोनिम, सिनोनिम पूछा है ना। तो ए शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी कहानी, बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। अब पर्सनल एक्सपीरियंस पर है तो बेटा ये सच्ची होगी कि झूठी होगी, सच्ची होगी, तो सच्ची को बोलते हैं एनिक्डोट, किस्सा। एनिक्डोट मतलब चलो मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, एक किस्सा सुनाता हूँ। जैसे चलो मैं आपको ना किस्सा सुनाता हूँ, जिस टाइम पे हम इंदौर रहा करते थे या जब हम दिल्ली रहा करते उस टाइम के, तो वो सच्ची घटना पर आधारित होगी बात या मतलब नकली, ठीक है ना। लीजेंड का मतलब होता है ए हिस्टोरिकल बट अनऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिक स्टोरी। स्टोरी है कैसी है, हिस्टोरिकल है तो बेटा कैसी होगी, इतिहास पर आधारित, लेकिन ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, ऑथेंटिक नहीं है, सच्ची का भरोसा नहीं है कि सच्ची है कि झूठी, मतलब जिसको प्रूव किया जा सकता है सच्चाई या नहीं की जा सकती, तो कैन नॉट बी प्रूव्ड, कैन नॉट बी प्रूव्ड, साबित नहीं किया जा सकता। किस बारे में, टू बी रियल, की ये सच्ची है, टू बी रियल, की ये सच्ची है, ऐसा प्रूव नहीं किया जा सकता। इसी कहानी को बोलते हैं लीजेंड। पार्बल और फेबल दोनों का ही मतलब होता है एक ऐसी कहानी जो हमें कोई ना कोई शिक्षा देती है। स्टोरी एक कहानी दैट टीचेस अ लेसन, दैट टीचेस अ लेसन। बेटा ये मीनिंग किसका है, ये मीनिंग किसका है, इसका भी फिर दोनों में कोई ना कोई तो अंतर होना चाहिए। इसके पात्र होते हैं वो मनुष्य होती है, इस कहानी में जो कैरेक्टर होते हैं ना सारे मनुष्य है, और इसमें कौन होंगे पात्र, जानवर। जैसे खरगोश और कछुए वाली कहानी है, उनमें पात्र कौन है, जानवर है, तो बेटा वो फेबल्स है या पैरेबल्स है, वो फेबल्स है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो कौन होते हैं, कैरेक्टर्स कौन होते हैं इसमें, एनिमल्स। इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स किसके रूप में होते हैं, एज कैरेक्टर्स। फेबल में जितनी भी कहानियां होती है ना उसमें एनिमल्स को यूज किया जाएगा किसके रूप में, पात्रों के रूप में, तो वो आपकी फेबल हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा कौन सा बन जाएगा फिर इसमें हमारा, रियल एक्सपीरियंस पर आधारित क्या हो जाएगा, एनिक्डोट हो जाएगा, किस्सा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दे रखा है। करेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम, करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज, कोई भी इडियम या फ्रेज दे रखी है उसका सही मीनिंग। तो द होस्ट टीम बोर द पाम इन द लीग मैचेस, अंडरलाइन तो नहीं कर रखा इसने किसी का भी, लेकिन इसमें है बोर द पाम। होस्ट टीम मेहमान, मेजबान टीम, और इन द लीग मैचेस, लीग मैचेस में उन्होंने क्या किया, बोर द पाम। बोर का मतलब होता है उत्पन्न करना। अगर कोई पेड़ क्या करता है, बेयर फ्रूट्स, इसका पास्ट बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, बोर फ्रूट्स। इसका मतलब होता है फल देना। बेयर फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, फल देना। तो यहां पर बेयर का मतलब होता है जन्म देना, और पाम का मतलब होता है खजूर। टीम ने क्या दिया, खजूर दिए। अब खजूर देना तो ये तो यहाँ पर जचेगा नहीं टीम के लिए, लेकिन पहले क्या होता था जब कोई आदमी जीतता था ना, तो उसको क्या होता था, खजूर की टहनी दी जाती थी, किसके रूप में, इनाम के रूप में। अब की बात नहीं है,
हजारों साल पहले रिवाज क्या था, जब कोई आदमी जीतता था तो उसके सिर पर ऐसे किसकी टहनी बांधी जाती थी, खजूर की। तो खजूर की टहनी किसकी प्रतीक है, हार की या जीत की? तो बच्चा इसमें से कौन सा हो जाएगा, विक्ट्री, विक्टोरियस। विक्ट्री का मतलब ही क्या होता है, जीत, और विक्ट्री से क्या बना हुआ शब्द है, विक्टोरियस, विक्टोरियस। तो बेटा यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो जो होस्ट टीम है उसने क्या किया, विजेता बन गई, कौन से मैचों में, लीग मैचों में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं 87 में क्या दे रखा है। करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज, सीमा कैन गिव यू चैप्टर एंड वर्स ऑन करंट लेजिस्लेशन। सीमा कैन गिव यू, अच्छा, ऑन करंट लेजिस्लेशन, जो वर्तमान में कोई नियम, लेजिस्लेशन किसको बोलते हैं, नियम या कानून, उसके बारे में क्या कर सकती है, वो आपको क्या दे सकती है, चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर का मतलब तो होता है पाठ। मान लिया मैंने कोई आपको बुक दी और आपने मुझे उसमें ये बता दिया सर इसमें टोटल इतने चैप्टर हैं, और वर्स का मतलब होता है उसके अंदर जो कविताएं होती है, स्टेंजा। कविता में जो पद होते हैं ना, दोहे, उसको स्टेंजा बोलते हैं। और आप मुझे उसमें से प्रत्येक पाठ भी बता दो उसका, और उसका प्रत्येक स्टेंजा भी बता दो, तो आपको उसके बारे में कितना पता है, थोड़ा बहुत या खूब डिटेल में पता है। तो बेटा खूब डिटेल वाला आंसर कहां पर है, ये रहा। प्रोवाइड है तो प्रदान करवाना, डिटेल है तो डिटेल, डिटेल की स्पेलिंग गलत कर रखी है, डिटेल्स, DETAILS, डिटेल्स, ये बनेगा। और माइन्यूट का मतलब होता है छोटे से छोटा, बारीक। माइन्यूट का मतलब क्या होता है, बारीक। जब कोई आदमी आपको छोटी से छोटी, बारीक से बारीक डिटेल दे रहा है तो उसका मतलब होता है चैप्टर एंड वर्स, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 88 में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा, अंडरलाइन कोई पार्ट कर रखा है उसका हमें बताना है, तो अंडरलाइन तो कर ही नहीं लिखा। विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनी यू, हु वाला ये तो यही है ना। अंडरलाइन तो नहीं कर रखा इसने, तो बनाने वाले ने, तो पीपीटी वाले ने, पर चलो हमें पता है कि जब इसका पूछ रखा है तो ये यही होगा फिर, है ना। अच्छा, अब आपको एक बात का पक्का पता है कि हु के बाद में कभी डू डज डिड का यूज होता है नोट के बिना। हु के साथ डू डज या डिड का यूज सिर्फ तभी हो सकता है जब साथ में क्या दे रखा हो, नोट दे रखा हो। अगर नोट नहीं दे रखा तो डू डज डिड का यूज नहीं करना। अब डिड है तो ये कौन सा टेंस बनाना चाहता है, डू और डज होता तो प्रेजेंट बनाना चाहता है, डिड है तो पास्ट, तो बेटा इसी की सेकंड फॉर्म बना दो, अकंपनी को किस में चेंज कर दो, अकंपनीड बना दो, आपको डिड लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो कौन सा हो जाएगा भाई, हु अकंपनीड यू, ये रहा अकंपनीड वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका, हु अकंपनीड। 89 देखते हैं अभी क्या है। 89 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट। अगर उसमें डिड की जगह, इससे पहले वाले सवाल में डिड की जगह डज होता तो क्या करते, कंपनी में SEIS जोड़ देते बस। So select the most appropriate option to improve the underlying segment in the given sentence if there is no need to substitute it. Choose no improvement. यहाँ पर तो चलो ये दे रखा है भाई। तो lived with ट्राइब, जनजाति वाले लोग, लिव जीते हैं किसके द्वारा, डिफरेंट सेट ऑफ बिलीफ्स एंड कस्टम्स। बिलीफ का मतलब होता है बेटा आपका जो कोई सिद्धांत है, नियम, रीति रिवाज है, उसको बिलीफ बोलते हैं, ठीक है ना। इसके लिए प्रिंसिपल शब्द भी बोल सकते हैं, उसूल। प्रिंसिपल मतलब उसूल या सिद्धांत, आपके जो उसूल है, जो आपके सिद्धांत है, उनको बेटा क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये जो ट्राइब है ना, जनजाति है, वो किस पर जीती है, अपने कोई अलग ही उनके विश्वास मत है, अलग ही उनकी कोई रीति रिवाज है, तो उसको बोलते हैं लिव बाई। और अगर कोई बंदा अपने उसूलों पर जीता है तो भी किसका यूज करना है, लिव बाई का। जैसे ही लिव्स बाई प्रिंसिपल्स, ही लिव्स बाई हिज प्रिंसिपल्स। बेटा वो किस पर जीता है, अपने उसूलों पर, ठीक है ना। अगर आप एक प्रकार के भोजन पे जीते हो तो लिव ऑन, जैसे गाय किस पर जीती है, घास पर, तो काउज लिव ऑन ग्रास, गाय किस पर जीती है, घास पर। अगर आप किसी चीज के लिए जीते हो तो लिव फॉर, जैसे आई लिव फॉर माई नेशन, मैं अपने देश के लिए जीता हूं। एक गाना है ना, आई लिव फॉर यू आई डाई फॉर यू, है ना। तो लिव फॉर का मतलब किसी के लिए जीना, किसी पर्पज के लिए जीना, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इसमें कौन सा बन जाएगा फिर अपना, लिव बाई वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 90 में बच्चा क्या दे रखा है, देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। बेटा जब डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है
तो ये क्वेश्चन ये लगा रखे, इन्वर्टेड कोमा लगा रखा होगा, सभी में लगा रखा होगा इन्वर्टेड कोमा, है ना। तो अब इसमें देखो, इसमें दे क्या रखा है, बात सारी इस दैट के बाद बात की है, इससे पहले तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक्सक्लेम्ड है वो तो सभी में, इसने क्या दे रखा होगा, शेड दे रखा है, यहाँ भी शेड दे रखा है और यहाँ पर भी शेड दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इस दैट है इसकी जगह पर क्या आ गया यहाँ पर, कोमा, और यहाँ पर क्या दे रखा है, क्लेवर, और यहाँ पर दे रखा है वेरी। अब आपको पता है जब यहाँ पर एक्सक्लेम दे रखा है ना, एक्सक्लेम्ड दे रखा है, तो सेंटेंस या तो हाउ से शुरू होगा और या व्हाट से शुरू होगा। तो इसमें देखो, इसने किससे शुरू कर रखा है, हाउ, ठीक है ना, और यहां पर भी क्या दे रखा है, हाउ, तो बच्चा ये यू वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा, बात हाउ के बाद में क्लेवर वाला सही होगा या हाउ के बाद में क्लेवरली वाला होगा। इसने क्लेवर दे रखा है, क्लेवरली दे रखा है, तो बच्चा क्लेवर वाला ही आंसर हो जाएगा हमारा, ये क्लेवर वाला आंसर हो जाएगा। हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व्ड द पजल सो क्विकली, बच्चा यही आपका आंसर हो जाएगा, बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 91 में है, क्लोज टेस्ट है भाई, तो इसमें तो 5 क्वेश्चन एक साथ ही मिल जाएंगे अपने को, गौर करना, अगर गौर नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा ये, है ना। तो इसने दे रखा है, एन इटालियन मेयर, बात किसके बारे में हो रही है, इटली में कोई मेयर है, ठीक है ना, हैज बीन क्लीनिंग, वो काम क्या कर रहा था, क्लीनिंग करने का, क्या क्लीन कर रहा था, स्ट्रीट्स, अलोंग विद, साथ में किसके, इज काउंसिलर्स, काउंसिलर्स बोले तो समिति के अन्य सदस्य, ठीक है ना। आफ्टर देयर टाउन, आफ्टर मैंने बाद में, देयर टाउन, उनके कस्बे में क्या हो गया था, हैज लेफ्ट है, लीव्स है, वॉज लेफ्ट और वॉज लिविंग। अच्छा, उसका कस्बा क्या कर रहा था भाई, कस्बा कुछ कर रहा था या कस्बे के साथ कुछ कर दिया गया था, के साथ, तो के साथ है, तो हमें जो वाक्य, जो वर्ब चाहिए वो एक्टिव में चाहिए या पैसिव में चाहिए, पैसिव में चाहिए। तो बेटा हैज के साथ जब तक बीन नहीं आता वो तो पैसिव होता ही नहीं है, यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो पैसिव हो ही ऐसे सकता है, आईएनजी का यूज पैसिव में होता ही नहीं है, बीइंग होता है, तो वोज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, यही हमारा पैसिव हो जाएगा। तो कस्बे को छोड़ दिया गया, वोज लेफ्ट छोड़ दिया गया, विद नो मैनुअल लेबर्स, नो का मतलब एक भी नहीं, और वर्कर है तो काम करने वाले कामगर लोग, तो कस्बे को छोड़ दिया गया किसके साथ, कोई लेबर बची कि नहीं बची, एक भी लेबर नहीं बची। और मैनुअल बेटा कौन सी होती है, हाथों से जो काम करने वाला होता है ना, उसको मैनुअल बोलते हैं। इट इज रिपोर्टेड, ऐसी रिपोर्ट दी गई। इनफैक्ट वास्तव में हुआ क्या, वोज स्वीपिंग, वो स्वीप कर रहा था द पिज्जा इन फ्रंट ऑफ, सामने। अब यहां पर देखते हैं क्या है, ही वोज, वोज क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, वोज स्वीपिंग द पिज्जा इन फ्रंट ऑफ। अब इनमें से किसके बारे में बात हो रही है भाई, कौन था ये बंदा, मेयर की बात हो रही है, तो मेयर के लिए इन चारों में से किसका यूज होगा, मेयर है तो वो इट तो हो नहीं सकता, दे हो नहीं सकता, इट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो वस्तु या जानवर थोड़े ना है, और बहुवचन थोड़े ना जो दो लगाएंगे, वो या तो कोई लड़की है या कोई आदमी है, मेयरेस है या मेयर है, मेयर है तो क्या मान लू, इसको ही मान लूंगा। तो ही वो स्वीपिंग, वो झाड़ू लगा रहा था, द पिज्जा, पिज्जा की जो वगैरह बिखरे उनकी सफाई कर रहा था, इन फ्रंट ऑफ, सामने, द चर्च, चर्च के सामने से। अब चर्च है तो इन फ्रंट ऑफ द चर्च, वो चर्च कौन सा है भाई, देखते हैं कौन सा चर्च है वो, लोकल है या नेक्स्ट है या नेबर है या नियर है, तो कौन सा चर्च होना चाहिए भाई, वो जिस एरिया में रह रहा है उसी एरिया का चर्च है या कोई दूसरी जगह का। तो अगर कोई चीज उसी जगह की है जहां पर अपन रह रहे हैं तो वो कौन होता है, लोकल होता है, तो लोकल चर्च की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है तब तो ये मतलब होता भी हम यहाँ पर चर्च में खड़े हैं और यहाँ से अगले चर्च में जा रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा। हम किसी पुलिस स्टेशन में खड़े हैं और दूसरा पुलिस स्टेशन अगला है तो वो नेक्स्ट हो जाएगा। हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, अगला है तो वो नेक्स्ट स्टेशन हो जाएगा, ठीक है ना। नियर बाई पास वाला और नेबर है तो पड़ोस का, तो यहाँ पर नेचुरल सी बात है, लोकल हो जाएगा। तो वो कहा था वे, इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च, लोकल चर्च के सामने, इन प्रिपरेशन फॉर, तैयारी कर रहे थे मार्केट डे, मार्केट डे की जहां पर तैयारी हो रही है। द डेप्यूटी मेयर्स फादर, अच्छा, और साथ में और कौन है भाई, मेयर के और टाउन काउंसिलर, और उसी शहर का एक काउंसिलर भी है साथ में, आर्म्ड विद, और उनके पास क्या चीज है, आर्म्ड विद का मतलब पास में कोई चीज, जैसे गन वगैरह होती है ना, या कोई झाड़ू है पास में या हथियार है पास में, उसको आर्म्ड विद बोलते हैं। विद हाई प्रेशर होज, हाई प्रेशर, एक बहुत ही तेज प्रेशर वाला होज भी है, होज पाइप को बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर से पाइप निकलता है, पानी निकलता है ना, उसको होज बोलते हैं। तो अब एक बंदा तो ये है, एक बंदा तो ये है, देखो यहाँ पर ही लिखा था कि नहीं लिखा था, ही लिखा था, और ये लोग ही के साथ में है, कौन कौन है वो, डेप्यूटी मेयर भी है, डेप्यूटी मेयर के फादर भी है, और साथ में एक काउंसिलर भी है। तो ये साथ में है बेटा, साथ के लिए कौन सा शब्द यूज होता है,
साथ के लिए इनमें से कौन सा शब्द यूज होता है? ऑल्सो का मतलब भी, एज वेल का मतलब भी एंड ही हो गया एक तरह से। एंड अलोंग का नहीं हो सकता। अलोंग का मतलब तो होता है कोई, ये नहर है, कोई नदी है, इसके जो किनारे किनारे पर चीजें होती है ना, उसको बोलते हैं अलोंग। लेकिन अलोंग तो होगा नहीं फिर यहाँ पर, किनारे पर तो है नहीं, ठीक है ना। तो साथ के लिए अपन कौन सा यूज कर सकते हैं? अलोंग साइड, उसके साथ साथ। मतलब इसके अलोंग साइड का मतलब होता है मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे बगल में इधर आप काम लगे हो, या मेरे बगल में इधर आप काम लगे हो आसपास, तो उसको बोलते हैं अलोंग साइड। एज वेल किसका काम करता है? एज वेल बेटा एंड का काम करता है। और ऑल्सो आपको पता ही है, ऑल्सो किसका काम करता है? टू का भी। इसका मतलब भी होता है टू, और ये भी एज वेल का ही काम करता है, ठीक है ना। तो अब उसके साथ कौन है भाई? इसके साथ क्या दे रखा है इसने? इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज स्वीपिंग द पिज्जा इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च। वो लोकल चर्च के सामने से पिज्जा बिक रहे, उनको स्वीप कर रहा था। इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे, और वहां पर किस चीज की तैयारी हो रही है? मार्केट डे की, ठीक है ना। अलोंग साइड, और उसके साथ में कौन कौन लगे? डिप्टी मेयर के फादर साहब भी है, एंड टाउन काउंसिलर भी है, आर्म्ड विद ए हाई प्रेशर होज, और उनके पास एक हाई प्रेशर होज भी है। द टाउन, शहर, जेरफ्लियो, जेरफ्लियो, ये कहाँ का कोई शहर है भाई? जिस शहर की बात हो रही है ना, इटली, इटली है, देश है, इसके शहर की बात है। मुझे कैसे पता लगा कि ये शहर है? पहली बात तो ये देखो टाउन लिखा हुआ, और देखो जेड कैपिटल लिखा हुआ, तो कौन सा कस्बा है वो? जेरफ्ल्यूज, लास्ट, अंतिम। अब वो लास्ट कौन है भाई? इसके बारे में देखते हैं, लास्ट कौन है ये। लास्ट वर्कर है, एक मेयर है, एक काउंसिलर है, एक मेंबर है। देखते हैं आगे। रिटायर, रिटायर हो गया कितने पहले? 6 महीने पहले, 6 मंथ्स अगो। एंड नो बॉडी, कोई है कि नहीं है? नहीं है। हायर्ड, किराए पर लिया गया, किस काम के लिए? सिंस देन, तब से, और तब से किसी भी आदमी को काम पर नहीं रखा गया है। तो मुझे बताओ यहाँ पर इनमें से कौन सा बंदा है भाई? लास्ट कौन सा है वो? वर्कर ही है। वर्कर, ये काम करने वाले हैं, तभी तो वो मेयर खुद को काम करना पड़ रहा है वहां पर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्कर हो जाएगा। मेयर नहीं है यहाँ पर। मेयर तो सफाई करने वाला है ना, मेयर को सफाई क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि काम करने वाला कोई भी आदमी वहां पर नहीं है। और जो अंतिम बंदा है उसको भी रिटायर हुए कितना टाइम हो गया? सफाई वाले को 6 महीने, और उसके बाद किसी भी आदमी को हायर नहीं किया गया है। मतलब कोई भी आदमी सफाई वाला काम पर नहीं रखा गया है। तो आंसर तो हो गया। चलो पढ़ लेते हैं अगली लाइन। वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर ब्लॉक्ड बाई ब्यूरोक्रेसी, हमें पूरी तरह से ब्लॉक करके रख दिया है। किसने? ब्यूरोक्रेसी ने, नौकरशाही ने। नौकरशाही में सेड द मेयर, मेयर ने ऐसी बात बोली, ठीक है ना। ब्लॉक कर देने का मतलब हम कुछ भी करने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं जिसमें दुनिया जहान के कानूनी दाव पेच होते हैं, उस काम को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। छोटी सी एक फाइल पास करानी है तो आपको 10 ऑफिस में चक्कर लगाना पड़ेगा, उस कंडीशन को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है बेटा। ये तो हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 96 में बच्चा क्या दे रखा है? सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो क्या हो जाएगा भाई इसमें? जर्नी सही है, जूनियर भी सही है, सीनियर जूनियर ऐसे ही होता है। जोवियल, प्रोसेसन, प्रोसेसन में बेटा सी सिंगल होता है और एस डबल होता है। जैसे प्रोसेस है प्रक्रिया, प्रोसेस होता है कि नहीं होता है ऐसा। और जब इसको प्रोसेसन बनाऊंगा तो क्या लगा दूं साथ में? आई लगा दूं, तो बच्चा इसमें सी सिंगल होता है और एस डबल होता है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। इनकरेक्टली वाला है तो मतलब इनकरेक्ट कितने हैं? एक है, और करेक्ट कितने हैं? 3 है। और अगर वहां पर करेक्टली होता तो 3 गलत होते और एक सही होता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 97 में बचा सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इसमें भी इनकरेक्टली का मतलब क्या हुआ? गलत एक होगा और सही कितने होंगे? 3 होंगे। शूडो, इसके बाद में पिजन, इसके बाद में लेसन, और इसके बाद में पायोनियर। पिजन का मतलब होता है कबूतर, तो पिजन की स्पेलिंग बेटा यही होती है, PIG ऑन पिजन। लेस का मतलब होता है कम, लेस का मतलब क्या होता है? कम, और कम कर देना है तो लेसन, ठीक है ना। अच्छा, पायोनियर अग्रणी, किसी काम को करने में सबसे पहला आदमी होता है, इस सेक्टर में ये पहला आदमी है, तो वो उस काम का कौन होगा? पायोनियर होगा। शूडो, शूडो में बेटा क्या होता है? यू ही नहीं होता, EU होता है शूडो, PSEUDO, शूडो। शूडो, शूडो का मतलब होता है छुपा कर रखा हुआ। शूडोनिम, अगर मैं बोल दूं शूडोनिम तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? निम का मतलब नाम, और शूडो है तो गुप्त। नाम तो किसी बंदे का एक बहुत बड़े फेमस साहित्यकार रहे मुंशी प्रेमचंद, वो पता है किस नाम से लिखते थे? धनपत राय और नवाब राय। तो उनके ये ओरिजिनल नाम थे या उनका शूडोनिम था? ये शूडोनिम था, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा शूडो। 98 में क्या दे रखा है भी देखते हैं। 98 में गिवन बिलो आर फोर जंबल सेंटेंसेस, टिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर।
बेटा ए बी सी डी है, सही सीक्वेंस में है कि गलत सीक्वेंस में है? गलत में, हमें इनको प्रॉपर सीक्वेंस में लेके जाना है। तो सिंस देन, और आगे दे रखा है पाठक, परफॉर्म, वाइल, फिर कंजंक्शन आ गया, विनय पाठक वॉज परसुइंग एमबीए इन न्यूयॉर्क, और ही दे रखा है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर विनय पाठक है, यहाँ पर ही है, और यहाँ पर पाठक है। तो बेटा नाम वाला पहले या प्रोनाउन वाला पहले? नाउन वाला पहले या प्रोनाउन वाला पहले? तो बच्चा इसमें ही वाला तो शुरुआत में आएगा नहीं, ये ही वाला तो शुरुआत में आएगा नहीं। पहले पाठक वाला लिखूं या पहले विनय पाठक वाला? पूरा नाम होता है, फुल नेम होता है, वो पहले आता है, या शॉर्ट नाम होता है वो पहले आता है ना? तो विनय पाठक वाला सबसे पहले आ जाएगा। तो बच्चा सी वाले ऑप्शन कितने हैं? बस बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। विनय पाठक वॉज परसुइंग एमबीए, विनय पाठक एमबीए कर रहे थे कहाँ? न्यूयॉर्क से। फिर उसके बाद में क्या हुआ? वाइल स्टडिंग, जबकि वो पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने इक्वस देखा, प्ले नाटक देखा, दैट चेंज्ड हिज लाइफ फॉरएवर, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उसके बाद में क्या हुआ? ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू चेंज ट्रैक, की अपना रास्ता बदलूं, एंड स्टडी ड्रामा, पढ़ाई किसकी हो रही थी और चुन क्या लिया? स्टडी में ड्रामा चुन लिया, ठीक है ना? और तब से लेकर अब तक, सिंस देन, तब से लेकर अब तक, पाठक इज परफॉर्म्ड इन सेवरल प्लेज एंड फिल्म्स, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में और बहुत सारे नाटकों में परफॉर्म किया विनय पाठक। कोई मूवी देखी है विनय पाठक की? बहुत अच्छी, दिल्ली चलो, चलो दिल्ली, और क्या नाम लेती है वो, एक है बहुत है 10 विदानियां, अगर टाइम मिले कभी एग्जाम वगैरह देने के बाद देखना, अच्छी मूवीज है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर अपना है 99। गिवन बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंस, बेटा इसमें फिर से जंबल्ड सेंटेंस आ गया तो ABCD या PQRS, हमें फिर से सीक्वेंस जमाना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या लिखा है भाई? इट, ठीक है ना? और द सर्कलिंग मोशन इज लाइक दैट ऑफ ए सूफी दरविश। इसके बाद में फहीम इरशाद, और इसके बाद में है द मूवी। बेटा पहले कौन सा आना चाहिए? द मूवी का मतलब तो इस मूवी के बारे में पहले कहीं पर बात हो चुकी होती है। अगर इस मूवी का यूज पहली बार होता तब तो ए मूवी होनी चाहिए थी। ए और एन होती है तो वो नाउन पहली बार आ रही है, द लग गया है तो उसका यूज पहले हो चुका है। तो बेटा पहले कौन सा आना चाहिए? किसी का नाम। अब मुझे कैसे पता कि ये किसी बंदे का नाम है? ये तो चलो कैपिटल होना ही होना था, शुरुआत हो रही है सेंटेंस की, लेकिन ये भी तो कैपिटल है ना इसमें, तो ये किसी का नाम है। तो सी से अपने शुरू कर देते हैं। सी वाले कितने हैं? ये नहीं है और ये नहीं है, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। फहीम इरशाद नाम के आदमी है, उन्होंने क्या किया? मेड ए फिल्म, मतलब फिल्म बनाई, जिसका नाम क्या है? आनी मानी। आनी मानी यूपी में एक बच्चों का खेल है, जैसे मतलब ऐसे बच्चे घूमते हैं ना, ऐसे 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 बच्चे घूमते हैं और फिर वो चक्कर आके गिर जाती है लास्ट में, उस खेल को बोलते हैं आनी मानी। इस आनी मानी खेल पर एक मूवी बनी है। इसके बाद में क्या लिखा है? द मूवी, यहाँ पर ए फिल्म दे रखा है, और इसी ए फिल्म के लिए क्या दे रखा है भाई? द मूवी। और टाइटल मूवी का टाइटल क्या है? आनी मानी, ठीक है ना? तो इसी टाइटल शब्द का यूज किसके लिए हो रहा है? इसी आनी मानी के लिए। इस मूवी का टाइटल है वो बेस्ड ऑन ए गेम, एक खेल पर पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर अमंग लिटिल चिल्ड्रन इन उत्तर प्रदेश। तो सी के बाद में कौन सा जाएगा? डी जाएगा। उत्तर तो अपना आ गया यहीं पर, सी के बाद बी है, यहाँ सी के बाद डी है, पर चलो फिर भी थोड़ा और देखते हैं, ठीक है ना? तो ये मूवी किस पर आधारित है? एक गेम पर। अब इसी गेम के बारे में आगे बता दिया, इसी गेम के बारे में बता दिया, इट इज प्लेड, इट इज प्लेड। अब इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है? उस गेम के लिए। उस गेम को क्या किया जाता है? प्लेड। कैसे? टर्निंग, ट्यूनिंग नहीं है बेटा, ये टर्निंग है। टर्निंग अराउंड, टर्न मतलब घूमना। वाइल रिसाइटिंग ए राइम, एक कविता पढ़ते हुए, और वो कविता कैसी होती है? आनी मानी। घूमते रहते हैं बच्चे साथ में, आनी मानी नाम से करके एक कविता भी साथ में पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना? अच्छा ये आंसर हो जाएगा अभी हमारा। द सर्कलिंग मोशन, इस प्रकार जो घूमना है वो किसकी तरह लगता है? जैसे सूफी दरवेश, एक सूफी संत है, उनकी एक कोई पूजा पाठ का तरीका होता है, उसकी तरह ये लगता है उनका ये खेल। तो क्या बन जाएगा? सी डी ए बी हमारा आंसर हो जाएगा। इतना दिमाग नहीं लगाना, जितना मैंने बोला है ना, इतना कुछ नहीं देखना, आंसर यही आ गया था। सी में क्या दे रखा है? ए फिल्म के लिए क्या दे रखा है? द मूवी। बस बात खत्म। सी के बाद जिसमें डी आ जाए वो ही आपका आंसर है, ठीक है ना? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, यानी आज के पेपर का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। बेटा क्या बनाना है हमें? पैसिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? डॉक्टर वर्मा। काम क्या किया? एडवाइस किया। ऑब्जेक्ट कौन है? ओल्ड पेशेंट। पैसिव वॉइस बनाते टाइम बच्चा सबसे जरूरी चीज वर्ब देखो, और कुछ देखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड। वर्ब की फॉर्म कौन सी है? सेकंड, जिसमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा,
ओल्ड पेशेंट है वो सबसे पहले आ जाएगा और डॉक्टर वर्मा है वो बाद में चला जाएगा, यानी वर्ब से पहले है वो वर्ब के बाद में चल जाएगा और जो वर्ब के बाद में है वो वर्ब से पहले आ जाएगा। तो वोज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म वाला आंसर देख लो। इसमें तो बेटा हेज लगा रखा है तो मतलब ही नहीं बनता। वोज प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है ये हो सकता है, बीइंग दे रखा है और इज दे रखा है, बेटा इज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर, है ना। अच्छा इसमें क्या है, हैव दे रखा है तो हैव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो बेटा एक ही तो बचा है, बस यही आंसर हो जाएगा। और देखो जो वर्ब के बाद में है उसको पहले ला रखा है और जो वर्ब से पहले है, वर्ब से पहले है उसको देखो बाद में ले जा रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगले पेपर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक बढ़िया अच्छे से मेहनत करते रहिए।